नमस्कार, मेरा नाम है यश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीए बाबा क्लासेस। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने सीए फाउंडेशन के सभी बच्चों का जो सीए बनने की अपनी यात्रा चालू करने जा रहे हैं या यात्रा चालू कर चुके हैं। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने सीए प्रोफेशन को चुना है और इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं बाय क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने ऑफलाइन मोड पे बहुत सारे सीए फाइनल के बच्चों को पढ़ाया है और मेरे पढ़ाए हुए लगभग सभी बच्चे आज सीए बन चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके हैं और अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोस्ट में वर्क कर रहे हैं। मैं सीए बाबा क्लासेस में सीए फाउंडेशन के बच्चों को बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊंगा और आपको सारे लेक्चर बिजनेस लॉ के फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बिजनेस लॉ का सारा कंटेंट मिल सके। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम चैप्टर जो लेने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए हम बात करते हैं। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपके जो स्टडी मटेरियल है, आपका जो मॉड्यूल है सीए इंस्टीट्यूट का, उस मॉड्यूल की एज इट इज डेफिनेशन, एज इट इज लैंग्वेज को यूज करके मैंने ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये नोट्स मैं कोई अपने घर से नहीं बना के लाया, आपके स्टडी मटेरियल की एज इट इज वर्डिंग्स यहां पर है। पर जो चीजें मुझे इररिलेवेंट लगी, जो रिपीटेटिव लगी, उस चीज को मैंने हटाया है ताकि आपका कंटेंट थोड़ा सा प्रिसाइज हो सके और शॉर्ट हो सके। तो आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स डाल दूंगा। अदरवाइज आप अपनी स्टडी मटेरियल को भी खोल लेंगे तो भी आप ये सारा कंटेंट उसमें देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ स्क्रीन पर देखें और मेरी बात को ध्यान से सुने तो भी आपको ये चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी और चीजें जो याद करनी है वो आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आपके चैप्टर का नाम है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो दोस्तों, लॉ में आप जब भी शुरुआत करेंगे ना तो सबसे पहले आप देखेंगे स्कोप ऑफ एक्ट। हर लॉ के, हर एक्ट के शुरुआत में उसका एक स्कोप बताया गया होता है, एक स्कोप डिफाइंड होता है। स्कोप का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इसके जो प्रोविजन है वो कहां कहां अप्लाई होंगे, किस किस केसेस में, किस किस सिनेरियो में किस एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, उसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ एक्ट। तो आइए जानते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो किन किन एरियाज में, किन किन सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। आइए मेरे साथ देखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट ऑफ द एक्ट का मतलब यहां हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन, आर एप्लीकेबल, अप्लाई होते हैं, टू द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स। मतलब इस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में। जहां पे भी सेल ऑफ गुड्स होगा वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजंस लग जाएंगे, वहां पे ये वाले प्रावधान, ये वाले कानून अप्लाई हो जाएंगे जहां जहां सेल ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, आगे ये लिखते हैं विच मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टीज। मतलब यहां गुड्स का मतलब होगा मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है और गुड्स का जब भी सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझिए।
द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, आपकी दुकान, आपका मकान, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहां पे इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक अलग से एक्ट होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, वो अप्लाई होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल पर, इसलिए वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहां अप्लाई होगा, केवल और केवल जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, उसके सेल पर। ठीक है, तो हम यहां पे कंक्लूड करते हैं कि ये जो एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये डील करता है केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए, आगे आपका स्टडी मटेरियल कुछ डेफिनेशंस लिखता है, कुछ डेफिनेशंस बताता है। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। आइए हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बायर। बायर कौन होता है? ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूं, हमारी जो पिछली स्लाइड थी उसी स्लाइड के ऊपर हमने बोला कि भाई ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो स्कोप है वो लगता है केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग से बना हुआ है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल से बात करता हूं। फॉर एग्जांपल आप ये बताओ कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये रिमोट बेचूंगा, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? आप मेरे को बताओ, मैंने बोला कि मैं आपको ये रिमोट बेचूंगा, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बोला कि बेटा मैं आपको ये पेन बेचूंगा, ये पेन मैं आपको बेचूंगा, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि पेन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल का मतलब क्या, कि जो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, जो चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। अब मैंने बोला बेटा मैं ये बिल्डिंग आपको बेच दूंगा, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? बताओ, मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये बिल्डिंग बेच दूंगा, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ले जा सकते हो बिल्डिंग को। मैंने आपको बोला कि बेटा जो मेरा मकान है वो मैं आपको बेच दूंगा, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मकान है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैं मूव नहीं करा सकता, तो ये एक्ट नहीं लगेगा। तो बात क्लियर हो गई कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, वो केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास दूसरा एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। तो पहली डेफिनेशन आती है बायर की, तो ध्यान से पढ़ना, बायर की डेफिनेशन क्या कहती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं कि जब भी आप लॉ पढ़ेंगे ना, तो आपको कभी भी प्लेन नहीं पढ़ना है। प्लेन नहीं पढ़ना मतलब जैसे आप अपने 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे, तो आप एक प्लेन रीडिंग लगाते थे, सीधा एक डायरेक्ट रीड कर देते थे, फास्ट रीड करते थे। तो आपको प्लेन रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि लॉ में आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, जो प्रोविजन है उसका इंटरप्रिटेशन समझना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन मतलब उसका मीनिंग समझना पड़ता है, उसका अर्थ निकालना पड़ता है। तो आपको हमेशा लॉ को थोड़ा स्लो पढ़ना है और हर एक वर्ड को समझना है कि इस वर्ड का यहां पे क्या कोई रिलीवेंस है। आप स्किप नहीं कर सकते, आपको थोड़ा स्लो रीड करना है ताकि आप उसको प्रॉपरली लाइंस को इंटरप्रेट कर सको, मतलब उसका मतलब निकाल सको। ठीक है, तो हम साथ में पढ़ते हैं और साथ में आप ये भी समझिए कि लॉ को पढ़ना कैसे है। तो पहली डेफिनेशन आती है अपनी बायर की। तो बायर के लिए ये लिखते हैं, बायर मीन्स, बायर मतलब अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु बाइज, जो खरीदता है, और एग्री टू बाई द गुड्स, या खरीदने के लिए एग्री होता है, खरीदने के लिए हामी भरता है, खरीदने का वादा करता है, वो भी बायर है। जो गुड्स को खरीद ले, जो गुड्स को खरीदता है वो बायर, या जो खरीदने के लिए एग्री होता है वो भी बायर।
तो बायर की डेफिनेशन को आप पढ़िए, ये लोग क्या लिखते हैं, ये लोग लिखते हैं बायर मीन्स, बायर मतलब अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो बाइज, बाई करता है, और एग्री टू बाई, बाई करने के लिए एग्री करता है गुड्स के, वो बायर होता है। अच्छा, सेलर कौन होता है? सेलर मतलब अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु सेल, जो बेचता है, और एग्री टू सेल, बेचने के लिए एग्री करता है, वो सेलर होता है। तो सेलर को पढ़िए, सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स, जो बेचता है, और एग्री टू सेल, बेचने के लिए एग्री करता है गुड्स को, वो सेलर होता है। अच्छा, तो बायर और सेलर की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर है? बायर मतलब वो व्यक्ति जो बाई करता है या एग्री टू बाई करता है गुड्स को, सेलर मतलब जो सेल करता है या सेल करने के लिए एग्री हो जाता है, वो भी सेलर कहलाता है। अगली बात आती है गुड्स क्या है, गुड्स का मतलब क्या है, तो समझेंगे इस डेफिनेशन को आराम से, समझो। गुड्स मींस, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब मैंने बताया था जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है, जैसे कि ये पेन, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। तो गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन, अदर देन क्या, दो चीजों को हमने बाहर कर दिया, अदर देन, अदर देन का मतलब होता है कि हमने इसको बाहर कर दिया, इसको हमने जाति से बाहर कर दिया, सजा दे दी। गुड्स की जो जाति है, गुड्स की जो परिभाषा है, हमने इन दोनों को बाहर कर दिया। अदर देन वर्ड का मतलब इन दोनों को हमने बाहर कर दिया, ये गुड्स नहीं कहलाएंगे, ये दोनों गुड्स नहीं कहलाएंगे। क्या क्या गुड्स के बाहर हो गए? एक्शनेबल क्लेम और मनी। एक्शनेबल क्लेम और मनी को बाहर कर दिया गुड्स की डेफिनेशन से कि भाई ये दोनों गुड्स नहीं है। गुड्स का मतलब होता है हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, हर प्रकार की वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, लेकिन दो चीजों को बाहर कर दिया। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है और मनी गुड्स नहीं है। पैसा, आपकी जेब में जो 100 का नोट है वो गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ने मना कर दिया अदर देन लिख के कि भाई ये दोनों हमारे गुड्स के डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ठीक है, एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स मतलब इनको हमने इंक्लूड कर दिया, स्पेसिफिकली इनको हमने शामिल कर लिया, इनको हमने डेफिनेशन के अंदर जोड़ लिया। एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड कर लिया हमने? एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, जो स्टॉक एंड शेयर्स होते हैं कंपनियों के, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई शेयर है, टीसीएस का कोई शेयर है, तो वो गुड्स है। क्यों? क्योंकि गुड्स की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, हमने स्टॉक एंड शेयर्स को उसमें इंक्लूड कर लिया, लिखा है ना, एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served separated from the land before sale or under the contract of sale। इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे बहुत आराम से। मैंने बोला गुड्स का मतलब हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन दो चीजों को बाहर कर दिया, एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है और मनी इन सर्कुलेशन मतलब जो मनी है वो गुड्स नहीं है। एंड इंक्लूड्स, और लेकिन हमने कुछ चीजों को जोड़ लिया, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया। किसको? एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक का मतलब शेयर्स, यहां पे बंच ऑफ शेयर्स मतलब स्टॉक, स्टॉक एंड शेयर्स को गुड्स की डेफिनेशन में जोड़ लिया। अच्छा, और किसको जोड़ लिया? और हमने ले लिया ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फसल उग रही है खेतों में, या जो घास उग रही है, जिसको आप गाय को खिलाते हो, गाय को जो चारा खिलाते हो, जो घास उग रही है, जो फसल उग रही है, या कोई अन्य चीज जो कि धरती का हिस्सा है, धरती से उग रही है, लेकिन सेल के पहले उसको धरती से अलग किया जाएगा, धरती से काट लिया जाएगा, सेल के पहले उसको धरती से काट लिया जाएगा,
वो गुड्स कहलाएगा, उसको गुड्स की डेफिनेशन में रखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरा एक सरसों का खेत है, मेरा एक सरसों का खेत है। मैंने बोला बेटा मैं आपको ये जो जितनी भी सरसों उगी हुई है, इसमें मान लो इसमें 10 किलो सरसों उगी है। मैंने बोला ये 10 किलो सरसों जो है मैं आपको बेचूंगा, लेकिन मैं आपको ये सरसों को काट के बेचूंगा। तो ये जो क्रॉप है, जो फसल है, जो धरती में लगी हुई है, लेकिन सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें इसको उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से धरती से अलग किया जाएगा, धरती से सेपरेट किया जाएगा, फिर बेचा जाएगा। तो ये जो क्रॉप्स है या जो घास है, जो धरती का हिस्सा है लेकिन धरती से अलग करके उसे बेचा जाएगा, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है, क्योंकि जैसे ही वो धरती से सेपरेट हो जाएगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। जैसे ही वो मैं फसल को धरती से काटूंगा या घास को धरती से काटूंगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसलिए ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप या कोई भी चीज जो धरती का हिस्सा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल के पहले उसे धरती से सेपरेट किया जाएगा, वो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है। आ रही है बात समझ में? आई होप आपको क्लियर हो रहा है। चलिए थोड़ा सा और इस डेफिनेशन को मैं एनालाइज करता हूं और आपको बताता हूं। आइए देखिए, मैंने बोला गुड्स, मैंने बोला गुड्स। गुड्स मतलब मैंने क्या बोला? हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में दो चीजों को मैंने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। क्या 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 बाहर कर दिया मैंने? एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम और मनी, इन दोनों को मैंने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। इन दोनों को मैंने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। तो इसमें हम लगा देंगे कांटा, रेड पेन से कांटा लगाएंगे कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है और मनी भी गुड्स नहीं है, ये दोनों गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है। लेकिन हमने इंक्लूड कर लिया कुछ चीजों को, हमने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड कर लिया। क्या क्या इंक्लूड कर लिया आप बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे क्या क्या इंक्लूड कर लिया गुड्स की डेफिनेशन में। हमने इंक्लूड कर लिया शेयर्स एंड स्टॉक। यहां शेयर्स स्टॉक मतलब जो बंच ऑफ शेयर्स हैं, शेयर्स एंड स्टॉक। शेयर्स को हम स्टॉक भी बोलते हैं, बंच ऑफ शेयर्स को। और हमने इंक्लूड कर लिया किस चीज को? हमने और इंक्लूड कर लिया, हमने इंक्लूड कर लिया जो ग्रास है, जो आप गाय को चारा खिलाते हो, ग्रास या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये दोनों गुड्स की डेफिनेशन में शामिल हो गई, ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। साथ में या कोई अदर थिंग, एनीथिंग जो कि लैंड का पार्ट है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, कोई भी चीज जो लैंड का पार्ट है वो। लेकिन वो क्या किया जाएगा? जिसको विच विल बी सेपरेटेड फ्रॉम लैंड, जिसको लैंड से सेपरेट किया जाएगा बिफोर सेल, सेल के पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत, जिसको हम जमीन से अलग करेंगे, चाहे वो ग्रॉस हो या ग्रोइंग क्रॉप्स हो, से हम गुड्स की डेफिनेशन में शामिल कर लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। देखिए मैंने आपको क्या बोला? मैंने बताया आपको गुड्स, ठीक है। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, लेकिन इंक्लूड कर लिया क्या? शेयर एंड स्टॉक को, ग्रोइंग क्रॉप को, ग्रास को, या कोई भी चीज जो धरती का पार्ट है जिसे हम सेपरेट करेंगे, धरती से सेपरेट करेंगे सेल के पहले, वो गुड्स का पार्ट हो गई।
ठीक है, वापस आते हैं अपन। अब मैंने आपको बोला बेटा कि गुड्स की डेफिनेशन में मैंने एक्शनेबल क्लेम और मनी को बाहर कर दिया, तो आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर एक्शनेबल क्लेम होता क्या है। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है जिसको विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन या स्वीट, जिसको हम सूट करके या किसी एक्शन से एनफोर्स करा सकते हैं, वो होते हैं एक्शनेबल क्लेम। जैसे डेट, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को लोन दिया, आपने मेरे को 5 लाख रुपए का लोन दिया, आपने मेरे को डेट दिया। तो ये जो 5 लाख रुपए का लोन आपने मेरे को दिया है, ये क्या है? एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि ये आप मुझसे वापस ले सकते हो मुझ पे लीगल केस करके। तो ये जो लोन है, जो डेट है, वो एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम क्या गुड्स होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। इसको हमने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर किया है। आप शायद पढ़ते होंगे डिबेंचर, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? आपने किसी कंपनी को एक तरीके का लोन दिया है, वही डिबेंचर है। तो डिबेंचर क्या एक्शनेबल क्लेम है? बिल्कुल है। बॉन्ड, कंपनी के जो बॉन्ड आप खरीदते हो, वो भी एक्शनेबल क्लेम है। तो डिबेंचर, बॉन्ड या किसी अन्य प्रकार का जो लोन है, ये सारे हो गए एक्शनेबल क्लेम, जिसको आप एनफोर्स करा सकते हो सूट करके, लीगल केस करके, वो एक्शनेबल क्लेम है। ओके, ठीक है। अब आगे जब हम इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है, उनका क्या कैटेगराइजेशन है, या उनको किस तरीके से विभाजित किया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में। आइए देखते हैं ये गुड्स। अब गुड्स के क्लासिफिकेशन में 3 तरीके से इसको क्लासिफाई किया है, 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स, ये गुड्स के 3 क्लासिफिकेशन हो गए। अब मैं इसका आंसर आपसे निकलवाऊंगा, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा एग्जिस्टिंग गुड्स, क्या इसका नाम पढ़ के कुछ आपको फील आ रहा है? क्या कुछ आपको नाम पढ़ के अंदर से कुछ आवाज आ रही है, कुछ महसूस हो रहा है कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या हो सकते हैं? थोड़ा नाम पर ध्यान दीजिए। एग्जिस्टिंग गुड्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा ये एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी ये अस्तित्व में है, ऑलरेडी ये मौजूद हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स नाम से आपको समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एग्जांपल से समझते हैं। ये पेन है, क्या ये पेन एग्जिस्टिंग गुड्स है? क्या इसका कोई अस्तित्व है? क्या ये आज की डेट में मौजूद है? क्या ये अवेलेबल है? क्या ये आइडेंटिफाइड है? बताओ। ये पेन है, क्या ये एग्जिस्टिंग गुड्स है? क्या फील हो रहा है? बिल्कुल ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। ओके, अगला आप देखो क्लासिफाई किया है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? नाम से क्लियर है यार बेटा, फ्यूचर गुड्स मतलब अभी अवेलेबल नहीं है, अभी वो अस्तित्व में नहीं है, अभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर में वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे यहां एक गाय है, मैं गाय पालता हूं, मेरे यहां एक गाय है, अगले महीने से वो दूध देना चालू करेगी। तो बेटा जब वो अगले महीने जब वो दूध देगी तो वो मैं आपको बेचूंगा। तो क्या वो दूध आपको नहीं लगता कि वो फ्यूचर गुड्स है? क्या आपको फील हो रहा है कि वो जो मिल्क, जो मेरी जो गाय है जो अगले महीने दूध देगी, वो जो मिल्क है जो फ्यूचर में अवेलेबल होगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर गुड्स है? बिल्कुल फ्यूचर गुड्स है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो वो फ्यूचर गुड्स है। अच्छा, तीसरा कॉन्टिंजेंट गुड्स। थोड़ा सा फील करके बताओ कॉन्टिंजेंट गुड्स सुन के क्या फील हो रहा है? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो गुड्स हैं ये कोई अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंडेंट है या अनसर्टेन इवेंट पर निर्भर है। पढ़ो, कंटिंजेंट गुड्स मतलब आज वो गुड्स
अभी यहां आइडेंटिफाइड नहीं है, किसी अनसर्टेन इवेंट पर वो डिपेंडेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला बेटा मुंबई से मेरा कुछ सामान आ रहा है, मेरे 10 आईफोन आ रहे हैं मुंबई से, ट्रक में लोड हो गए हैं और आ रहे हैं, यहां दिल्ली में आ रहे हैं। तो जो मुंबई से वो मेरे गुड्स आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो गुड्स जब आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको बेचूंगा, अगर मैं आपको एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मैं आपको बेचूंगा, तो क्या ये एक अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं है? जब वो गुड्स आ जाएंगे बेटा, मुंबई से यहां दिल्ली में आ जाएंगे, या चलो जयपुर में आ जाएंगे, मुंबई से जब वो जयपुर में आ जाएंगे तब मैं वो आपको बेचूंगा। तो वो मुंबई से जब आ जाएंगे तब बेचूंगा, मतलब किसी एक अदर इवेंट पर ये डिपेंड करता है कि जब वो आ जाएंगे तब बेचूंगा। क्या पता रास्ते में ट्रक पलट जाए, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, रास्ते पे धरती फट जाए और वो गुड्स यहां ना आ पाए, तो एक अनसर्टेन इवेंट पर वो आधारित हो गए ना, तो बेटा वो हो गए आपके कंटिंजेंट गुड्स। थोड़ा सा दिमाग को क्लियर रखिए, मेरे साथ आप लिंक बनाइए, और अगर आप मेरे साथ लिंक बनाएंगे तो ये चैप्टर आपकी रगों में, आपके ब्लड में बैठ जाएगा। लेकिन आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में, कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के द्वारा कितने प्रकार में क्लासिफाई किए गए हैं। तो पहला मैंने बोला एग्जिस्टिंग गुड्स। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ा, मैं आपको बोल रहा हूं, फील करके सुनो, थोड़ा फील लो, नाम से क्या फील हो रहा है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पर है, ये पेन जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी मौजूद है। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स मतलब जो गुड्स अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएंगे, वो हो गए फ्यूचर गुड्स। तीसरा मैंने बोला कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स मतलब बेटा कोई गुड्स जो कि किसी अदर इवेंट पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई से मेरे 10 आईफोन यहां जयपुर आ रहे हैं, जब मुंबई से वो ट्रक यहां पहुंच जाएगा फिर मैं आपको बेच दूंगा, पर एक अनसर्टेनिटी है ना कि अगर ट्रक रास्ते में पलट गया तो कंटिंजेंट गुड्स है। आइए देखते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या बोल रही है। आइए, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स, अभी अपन केवल इस पर फोकस करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स की जो सब कैटेगरी है वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए, existing goods, existing goods are such goods which are in existence, underline करेंगे, which are in existence at the time of the contract of sale। मतलब जो goods जो existence में है जब contract of sale बना, those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale। मतलब वो goods जो already existence पे हैं जब contract of sale किया जा रहा है, जब contract of sale हो रहा है, तो ये गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पर हैं, ये गुड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये हो गए एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है? अच्छा, अब बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स जो है ना वो फर्दर कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड है। आइए देखते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं तीन प्रकार से, तीन तरीके से क्लासिफाइड है। स्पेसिफिक हो सकते हैं, असर्टेन्ड हो सकते हैं, या अनअसर्टेन्ड हो सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा नाम से समझिए। एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि स्पेसिफिक हो सकते हैं, स्पेसिफिक मतलब जो कि पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड है। जैसे एग्जांपल, आपने बोला कि सर ये रिमोट हमको बेच दो, आपने बोला कि सर ये रिमोट हमको बेच दो, तो ये जो रिमोट है बेटा, ये जो रिमोट है, क्या ये ऑलरेडी स्पेसिफिक नहीं है? क्या ये आइडेंटिफाई नहीं हो गया? मेरे पास देखिए बहुत सारी चीजें रखी हैं, मेरे पास क्या क्या रखा है मैं आपको दिखाता हूं क्लास में। मेरे पास ये है एक बोतल, मेरे पास है एक ये मोबाइल का फोन, मेरे पास है रिमोट, और मेरे पास है ये एक पेन। आपने इतनी सारी चीजों में मेरे को बोला है कि सर ये पेन मेरे को बेच दीजिए, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना बेटा, आपने स्पेसिफाई कर दिया, आपने आइडेंटिफाइड कर दिया कि मेरे को ये पेन चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक गुड्स। अगला है असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बताता हूं असर्टेन्ड क्या होता है।
असर्टेन्ड गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स मैं आपको बताता हूं। असर्टेन्ड गुड्स क्या होता है, ये बेसिकली लॉट ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स का पूरा लॉट है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपने कभी आप गए सब्जी मंडी, सब्जी मंडी कभी आपने सब्जी मंडी देखी होगी। सब्जी मंडी में आप कभी गए होंगे, तो वहां पे रखे हैं 10 किलो आलू, 10 किलो आलू, आलू ले लो, कांदा ले लो। तो 10 किलो आलू रखे हुए हैं सब्जी मंडी में। तो ये 10 किलो आलू में जब आप गए और आप बोले भैया मेरे को 1 किलो आलू दे दो, आप बोले 1 किलो आलू दे दो, आपने बोला भैया मेरे को 1 किलो आलू दे दो। आप सब्जी मंडी गए, 10 किलो आलू थे, आपने बोला 1 किलो आलू दे दो, सब्जी मंडी वाले ने आपको टोकरा दे दिया कि भैया छांट लो, और आप इस 10 किलो आलू में से 1 किलो आलू छांट लिए, छांट लिए। आपने 10 किलो में से 1 किलो आलू छांट लिए। तो आपने जो 1 किलो आलू छांट लिए ना, 10 में से 1 किलो अलग कर लिए ना, ये है बेटा असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन्ड गुड्स कैसे, आपके पास एक पूरा गुड्स का लॉट रखा हुआ था, उस लॉट में से आपने कुछ गुड्स को अलग कर लिया, असर्टेन्ड कर लिया, छांट लिया, तो वो होते हैं असर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, तो मैंने समझाया असर्टेन्ड गुड्स मतलब कोई लॉट ऑफ गुड्स रखा है, एक लॉट है गुड्स का। उदाहरण के लिए सब्जी मंडी में आप जाते हैं, 10 किलो आलू रखा है, और आप 10 किलो आलू में से 1 किलो आलू छांट लेते हैं, 1 किलो आलू आप अलग कर लेते हैं। तो जो आलू आपने छांट लिए बेटा, इसको हम कहेंगे ये अब असर्टेन्ड गुड्स हो गए। ये आपने असर्टेन कर लिए कि आपको लॉट, एक बंच ऑफ गुड्स में आपको ये वाले गुड्स चाहिए हैं, ये असर्टेन्ड गुड्स कहला गए। ठीक है, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पर है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन प्रकार, तीन टाइप के, एक हो गया स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स और अनअसर्टेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स पढ़िए। स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान कर ली गई, एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जिनको हमने पहचान लिया, जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि ये मोबाइल फोन स्पेसिफिक गुड्स है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अगला है असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन्ड गुड्स देखिए, असर्टेन्ड गुड्स आर दोज गुड्स which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, उसके बाद आपने उन गुड्स को आइडेंटिफाई किया। पहले आप गए आलू वाले के पास, सब्जी वाले के पास, आपने बोला कि भैया 1 किलो आलू मेरे को खरीदना है, चाहिए है, तो आपने एग्रीमेंट कर लिया। मतलब आपने आलू वाले से एक एग्रीमेंट कर लिया कि मेरे को 1 किलो आलू चाहिए है, और उसके बाद आपने उतने 10 किलो आलू में से 1 किलो आलू आइडेंटिफाई किया। देखो, व्हेन आउट ऑफ अ लॉट 10 किलो आलू, और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटी रखी है आलू की, ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, आपको पता नहीं इतने सारे आलू में कौन से 1 किलो आलू आप उठाओगे। तो मैंने क्या बोला, व्हेन आउट ऑफ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स द नंबर और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर सेल इज आइडेंटिफाइड। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो जो आइडेंटिफाई कर लिया आपने ना 1 किलो आलू को, तो वो सच आइडेंटिफाई गुड्स आर कॉल्ड असर्टेन्ड गुड्स। तो वो आइडेंटिफाइड 1 किलो जो आलू है वो हो गए आपके असर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, अब बात करते हैं अनअसर्टेन्ड गुड्स की। अनअसर्टेन्ड गुड्स क्या है? हम बात करते हैं अनअसर्टेन्ड गुड्स की।
देखिए अनअसर्टेन्ड गुड्स, अब मैं अनअसर्टेन्ड गुड्स का एक तरीके से पहले आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। आइए, अनअसर्टेन्ड गुड्स थोड़ा समझिए, थोड़ा एग्जांपल से समझिए तो आपको समझ में आएगा। लॉ पूरा एग्जांपल बेस्ड है जो सीए फाउंडेशन का है, ठीक है। आप क्या कभी किसी दुकान पर गए हैं? क्या आपके पापा ने आपको कभी किसी दुकान में भेजा है और आपको बोला है कि बेटा एक पैकेट नमक लेके आओ? बताइए, क्या भेजा है? ऑफ कोर्स भेजा होगा। तो बेटा आप जब किसी दुकान में जाते हैं एक पैकेट टाटा नमक लेने, आपको चाहिए है टाटा का नमक। आप गए दुकान में, आप गए एक दुकान में, कहाँ गए? शॉप में, किसी शॉप में गए, ठीक है। और शॉप में बोले कि भैया मेरे को एक पैकेट टाटा नमक दे दो। शॉपकीपर के पास रखे हुए थे 100 पैकेट, 100 पैकेट टाटा नमक, टाटा सॉल्ट, 100 पैकेट रखे थे। अब ये आप हो बेटा, आप शॉपकीपर के पास गए और आपने बोला कि भैया मेरे को एक पैकेट टाटा नमक दे दो। आपने बोला भैया एक पैकेट टाटा नमक दे दो। अब शॉपकीपर क्या किया? ये जो गुस्से से देखने वाला शॉपकीपर है, ये गुस्से से देखने वाला शॉपकीपर है, इसने 100 पैकेट टाटा नमक में से एक पैकेट उठा के आपको दे दिया। तो ये जो एक पैकेट आपको उठा के दे दिया शॉपकीपर ने, तो ये जो 100 पैकेट थे उसमें से ये इसने एक पैकेट उठा के दे दिया। तो उस 100 पैकेट में से वो कौन सा पैकेट उठाएगा ये आपको पता नहीं था। वो ये वाला पैकेट भी उठा सकता था, ये वाला भी उठा सकता था, ये वाला भी उठा सकता था। तो ये बेटा होते हैं अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड गुड्स मतलब वो 100 पैकेट नमक, उसमें चाहिए आपको एक पैकेट नमक, वो एक पैकेट अभी अनअसर्टेन्ड है, उस आपको पता नहीं कि 100 पैकेट में से वो कौन सा पैकेट उठा के देगा। हाँ, जब उसने वो पैकेट उठा लिया, वो आपके पास ले आया, तब वो असर्टेन हो गया, तब वो आइडेंटिफाइड हो गया। तो 100 पैकेट नमक में से वो कौन सा पैकेट उठा के आपके पास लेके आएगा ये आपको पता नहीं है। तो जब आपने उसको बोला भैया एक पैकेट मेरे को टाटा नमक दे दो, आपने उसको डिस्क्रिप्शन दिया टाटा नमक, तो वो अनअसर्टेन्ड गुड्स है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा पैकेट उठाएगा 100 में से वो। और ये एग्जाम्पल मैं बेटा घर से बना के नहीं लाया, ये आपके ICAI के स्टडी मटेरियल का ही एग्जाम्पल है, ये जो नमक वाला है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा देता हूं, देखो, अनअसर्टेन्ड गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जिसको अभी तक हमने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया है या असर्टेन नहीं किया है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय जिसको हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन से या सैंपल से। जैसे आपने बोला भैया एक पैकेट टाटा का नमक दे दो, तो आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया ना कि कौन सा नमक चाहिए, आपने उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया कि एक पैकेट टाटा नमक दे दो, आयोडीन वाला। तो ये अनअसर्टेन्ड गुड्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन से डिफाइन हो जाते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाइड नहीं होते। तो ये हो गए आपके अनअसर्टेन्ड गुड्स, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक समझाया कि गुड्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं।
तो एक हो गए आपके एग्जिस्टिंग गुड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ऑलरेडी मौजूद है, उनका ऑलरेडी अस्तित्व है, एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरे हो गए फ्यूचर गुड्स जो अभी तो एग्जिस्ट नहीं करते पर फ्यूचर में आ जाएंगे, फ्यूचर में प्रोड्यूस हो जाएंगे, फ्यूचर में मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, वो हो गए फ्यूचर गुड्स। तीसरे हैं कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स मतलब उनकी अवेलेबिलिटी किसी अनसर्टेन इवेंट पर आधारित है, अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंडेंट है, वो हो गए आपके कॉन्टिजेंट गुड्स। ठीक है, तो बच्चों अब मैंने आपसे बात की थी कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं वो फर्दर 3 प्रकार से कैटेगराइज्ड हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स उसमें क्या क्या है? स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो आइडेंटिफाई हो गए हैं पहले से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बना तब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे मेरे पास बहुत सारा सामान था, यहाँ बॉटल थी, रिमोट था, मोबाइल फोन था, पेन था, आपने बोला ये सर मेरे को ये पेन खरीदना है, तो पेन आपने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया, स्पेसिफिक हो गया ना वो पेन, तो स्पेसिफिक गुड्स है। दूसरा है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स मतलब जो कि लार्ज क्वांटिटी में से, बहुत सारी क्वांटिटी में से आपने छांट लिए, वो हो गए असर्टेन गुड्स। देखो ना लिखा है ascertained goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। आपने आइडेंटिफाई किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद। आगे पढ़ो। When out of a lot or out of large quantity of unascertained goods, जहां बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी है unascertained goods की, the number or quantity contracted is identified। लार्ज लॉट में से आपने कुछ नंबर आइडेंटिफाई कर लिए, तो वो जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, छांट लिए, अलग कर लिए, वो गुड्स होते हैं असर्टेन्ड गुड्स। तीसरा अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड गुड्स पढ़ो। अनअसर्टेन्ड गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया या असर्टेन नहीं है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का तो अभी तक वो असर्टेन नहीं है। 100 पैकेट नमक में से कौन सा पैकेट उठा के लाएगा आपको नहीं पता। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, लेकिन उनको हम डिस्क्रिप्शन से इंडिकेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन से हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जिस्टिंग गुड्स के तीनों टाइप। अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। तो मैंने आपको बताया था, समझाया था, आप एक बार पढ़िए डेफिनेशन क्या लिखती है। फ्यूचर गुड्स मीन्स मतलब गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब वो गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे, एक्वायर किए जाएंगे सेलर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद। पढ़ो। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। ये हमेशा एक एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि गुड्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, 1 क्विंटल ऑफ पोटैटो टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड। एक की जमीन में 1 कुंटल आलू उगाया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है एग्रीमेंट टू सेल का, जिसको वो बाद में बेचेगा। अब ए यहां पे लिखा नहीं है, बी को बेचेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पी एग्री टू सेल टू क्यू ऑल द मिल्क दैट हिज काउ में यील्ड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। अब पी ने क्यू को बोला कि भाई क्यू, मेरी गाय जो अगले साल दूध देगी वो मैं तेरे को बेचूंगा। तो वो दूध अभी तो है नहीं ना, वो तो फ्यूचर में आएगा, तो वो फ्यूचर गुड्स है। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा है कॉन्टिजेंट गुड्स। कॉन्टिजेंट गुड्स क्या है? देखो, कॉन्टिजेंट गुड्स द एक्विजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन और कंटिजेंसी। मतलब कोई अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंडेंट है, उसको हम कॉन्टिजेंट गुड्स कहेंगे। जैसे पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 50 pieces of particular article provided ship which is bringing them reach the port safely. This is an agreement for the sale of contingent goods। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। दूसरा मैंने आपको बोला था कि बेटा मेरे 10 आईफोन मुंबई से अभी जयपुर आ रहे हैं, तो जब ट्रक जयपुर आ जाएगा उसके बाद मैं एक आईफोन आपको बेच दूंगा। तो वो ट्रक रास्ते में पलट सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ट्रक यहां तक पहुंच जाएगा। वो अपने आप में एक अनसर्टेन इवेंट है, तो जब आ जाएगा तो मैं आपको एक बेच दूंगा। तो ये गुड्स क्या हो गया? ये आईफोन कॉन्टिजेंट गुड्स हो गया। ठीक है,
इतने तक बात हमारी खत्म हो गई। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि आगे क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो आगे का कॉन्सेप्ट है डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म। हम समझते हैं डिलीवरी क्या है और उसके प्रकार क्या है। ठीक है, ध्यान से तो थोड़ा फील करके देखो डिलीवरी से आपको क्या समझ में आ रहा है। डिलीवरी से क्या आपको कुछ हल्का फुल्का ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिलीवरी मतलब जो गुड्स का पोजीशन है वो ट्रांसफर होगा? क्या आपको नाम से ये बात समझ में आ रही है? डिलीवरी, जो डिलीवरी बॉय आपके यहाँ आता है ब्लिंकिट से सामान लेके, क्या वो जो सामान लेके आता है उसका पोजीशन आपको दे देता है, वो डिलीवर कर देता है? तो डिलीवरी से कहीं ना कहीं आपको समझ में, नाम से ही क्लियर है, नाम से समझ में आ रहा होगा। डिलीवरी मींस वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब स्वेच्छा से वॉलंटरली ट्रांसफर करना पोजीशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, स्वेच्छा से पोजीशन का ट्रांसफर। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको ये मोबाइल फोन दे दिया, मतलब मैंने आपको ये दे दिया, मतलब मेरा ये जो पोजीशन मेरे पास था वो आपको दे दिया, मतलब मैंने डिलीवर कर दिया। इसको हम डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी का मतलब पढ़ो, वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको हम डिलीवरी कहेंगे। पर हाँ, वॉलंटरली होना चाहिए, तो इच्छा से होना चाहिए, तभी वो डिलीवरी है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो टाइप ऑफ डिलीवरी में हुए एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं कि भाई ये डिलीवरी जो अलग अलग है ये बेसिकली है क्या। ओके एक्चुअल डिलीवरी, अब नाम से इसको समझो, नाम से थोड़ा सा फील लो, थोड़ा सा समझो। एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि गुड्स जो हैं वो फिजिकली डिलीवर हो जाएंगे, फिजिकली एक्चुअल में गुड्स की डिलीवरी होगी, एक्चुअल में गुड्स की डिलीवरी होगी, फिजिकली गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, वो है एक्चुअल डिलीवरी। जैसे मैंने आपको ये बोतल दे दी, तो मैंने आपको डायरेक्ट यही वाली बोतल दी ना, ये बोतल आपको दी, तो ये क्या है? एक्चुअल डिलीवरी, क्योंकि मैंने इसका जो फिजिकल पोजीशन है, इसकी जो फिजिकल कस्टडी है वो आपको ट्रांसफर कर दिया, तो ये है आपका एक्चुअल डिलीवरी। पढ़ो एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड, फिजिकली डिलीवर हो गए बायर को, तो वो एक्चुअल डिलीवरी है। एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स, जब सेलर जो है वो फिजिकल पोजीशन गुड्स का ट्रांसफर करता है बायर को या किसी थर्ड पार्टी को, ऑथराइज्ड टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो एक्चुअल डिलीवरी क्या हो गई? गुड्स का फिजिकल डिलीवर हुआ, फिजिकल ट्रांसफर हुआ बायर को, सेलर ने फिजिकल पोजीशन दिया बायर को या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को जो ऑथराइज्ड था गुड्स को बायर के बिहाफ में होल्ड करने के लिए। अब ये वाली लाइन शायद आपको थोड़ी कम समझ में आ रही होगी। टू अ थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेटा आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आप अपना ये मोबाइल फोन मेरे को बेच दो। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं आपको बेच दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। अब आपने बोला कि सर मेरा एक दोस्त है राम, मेरा एक दोस्त आपके घर के पास से गुजर रहा है, तो आप ये गुड्स को ना राम को दे दो, आप ये फोन ना मेरे को ना देके राम को दे दो, राम आपका एक दोस्त है। तो मैंने ये मोबाइल फोन राम को दे दिया, मतलब मैंने बेटा आपको तो नहीं दिया, मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, पर वो थर्ड पर्सन जो है वो गुड्स को होल्ड कर सकता है ना आपके बिहाफ में, क्योंकि आपने बोला है सर मेरे दोस्त राम को दे दो। तो एक्चुअल डिलीवरी में क्या है, या तो ये मैं फोन आपको दे दूं या फिर आपके कहने पे आपके दोस्त राम जो कि थर्ड पर्सन है उसको दे दूं, तो भी वो एक्चुअल डिलीवरी माना जाएगा। तो थर्ड पर्सन का मतलब यहां है कि आपके अथॉरिटी पे, आपके बिहाफ में मैंने ये फोन किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, आइए, तो ये हो गई बेटा एक्चुअल डिलीवरी। अगला है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ते हैं क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं।
देखिए मेरे साथ, when transfer of goods, जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स is effected without any change in the custody or actual possession of the thing as in the case of delivery by attornment। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं। आप बस मेरे वीडियो को देखिए, आप 1.5x में देखिए, आप चाहें तो 1.5x में देखिए, सारी चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा दूंगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी। हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जो भी इस चैप्टर का अगला पार्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो चैप्टर को देख लेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना थोड़ा जरूरी है। आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की। समझो, व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज इफेक्टेड, जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज, ओ हो, without any change in the custody or actual possession of the things। फिर से समझो, when transfer of goods, गुड्स का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, अच्छा ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ, हाँ हुआ, लेकिन विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी ऑफ गुड्स, लेकिन जो गुड्स की कस्टडी है, गुड्स का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ, उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जांपल समझो, वेयर अ वेयर हाउस मैन, एक गोडाउन का जो आदमी है, वेयर हाउस मैन, वेयर हाउस वाला, होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए, अब वेयर हाउस में ए के गुड्स पड़े हुए हैं, एग्री टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी, वो एग्री करता है कि अब तक तो मैं एक, ये गुड्स ए के थे, मैं ए के लिए होल्ड कर रहा था, लेकिन अब मैं यही गुड्स को बी के लिए होल्ड करूंगा ए की रिक्वेस्ट पे। समझो मेरी बात, समझो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप मेरी बात समझो। बेटा मेरा ये पेन है, मेरा ये पेन, मेरा ये पेन मैंने, मेरा ये जो पेन है, मेरा ये जो बहुत लक्की पेन है, बहुत लक्की है ये पेन, लक्की पेन, मैं इस पेन से लिख लिख के सीए बना, इस पेन से लिख के मैंने सीए फाउंडेशन पास किया, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, 3 साल की आर्टिकलशिप करी, उस समय 3 साल की होती थी, फिर मैंने सीए फाइनल का पेपर, सीए फाइनल के ग्रुप 1 ग्रुप 2 सारे पेपर इस पेन से लिखे, और ये पेन से लिख लिख के मैं सीए बन गया, मैं सच में सीए बन गया इस पेन से लिख के। तो ये जो पेन है ये मेरे लिए लक्की पेन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है। तो ये पेन मेरे लिए बहुत लक्की पेन है। तो ये पेन मैंने अपने एक दोस्त राम के पास रखवा दिया, राम, तो ये पेन मैंने राम के पास रखवा दिया। अब मेरा ये पेन की कस्टडी, इस पेन का पोजीशन है राम के पास, राम ये पेन होल्ड करता है मेरे लिए, राम के पास ये पेन रखा हुआ है। अब आप मेरे पास आए और आपने बोला कि सर आप इस पेन से लिख लिख के सीए बन गए, पास हो गए, मेरे को ये पेन दे दो, मैं ये पेन से लिख के सीए बन जाऊंगा। मैं बोला हाँ ठीक है, लेकिन ये पेन तो राम के पास रखा हुआ है। तो राम ने अब तक जो पेन मेरे लिए होल्ड किया था, मेरे बिहाफ में रखा हुआ था, मैंने राम को बोल दिया राम मेरा एक स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो मेरे इस स्टूडेंट के बिहाफ में ये पेन को होल्ड रखना, ठीक है? ठीक है राम? तो राम ने बोला हाँ सर, हाँ आपका जो स्टूडेंट है, जो लेक्चर देख रहा है, क्लास देख रहा है, मैं उसके बिहाफ में ये पेन को होल्ड करूंगा। तो ये पेन की क्या कस्टडी चेंज हुई, ये पेन की क्या जगह चेंज हुई, क्या ये पेन का पोजीशन चेंज हुआ? ये पेन तो राम के पास है, और अभी पहले भी राम के पास था, अभी भी राम के पास है, पर पहले ये पेन मेरा था, अब ये पेन आपका है।
तो कस्टडी तो चेंज नहीं हुई ना बेटा, इसकी जो पोजीशन है वो तो राम के ही पास है ना, तो लेकिन इसकी डिलीवरी तो हो गई, इसकी डिलीवरी तो हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। मैंने बोला कि ठीक है बेटा ये पेन आज से तुम्हारा, पर इसका जो कस्टडी है, इसकी फिजिकल जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई, तो इसको मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो। मैं डिटेल में जा रहा हूं ताकि आपको ये लाइंस भी याद हो जाएं और आपको कंफ्यूजन ना हो। आप मेरा वीडियो 1.5x में भी देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग। मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया, गुड्स पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन उसका जो कस्टडी है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ, उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, अगली आ गई सिंबॉलिक डिलीवरी। थर्ड है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है? व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। क्या बोला मैंने? व्हेन देयर इज अ डिलीवरी, व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग, किसी चीज की डिलीवरी हो रही है, इन टोकन, एक सिंबॉलिक तरीके से, of a transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit may be made by handing over document of title to the goods like bill of lading, railway receipt or delivery order, or the key of warehouse containing the goods is handed over to buyer। मैं समझाता हूं सिंबॉलिक डिलीवरी, मैं समझाता हूं बेटा। नीचे पार्किंग में मेरी एक बाइक खड़ी हुई है, मेरी एक बाइक वहां रखी हुई है। आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर ये बाइक मेरे को दे दो, ये बाइक मेरे को बेच दो। मैंने बोला ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, अपनी जेब से बाइक की चाबी निकाली और बाइक की चाबी मैंने आपको थमा दी, मैंने आपको वो बाइक की चाबी दे दिया। तो मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको बाइक की चाबी दी, मैंने आपको बाइक की चाबी ट्रांसफर करी। डिलीवरी किस चीज की हो रही है? चाबी की। लेकिन क्या मैं आपको चाबी दे रहा हूं? मैं तो आपको अपनी बाइक दे रहा हूं ना, पर बाइक उठा के तो लाके नहीं दे दूंगा, इतनी बड़ी बाइक आपके सिर पे तो नहीं रखूंगा, मैं तो आपको चाबी दूंगा ना। तो जो मैंने आपको चाबी दी, जो मैंने आपको चाबी का पोजीशन दिया कि लो बेटा ये चाबी रखो, ये चाबी, क्या मैंने आपको ये चाबी दी या चाबी के फॉर्म में, चाबी के टोकन में मैंने आपको अपनी बाइक दी? मैंने आपको अपनी बाइक दी ना, समझो बात को। तो व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग, मैंने आपको चाबी दी बाइक की, इन टोकन, एक टोकन के फॉर्म में, ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, किसी और चीज के ट्रांसफर के लिए। मैंने आपको बाइक की चाबी दी, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बाइक ट्रांसफर करी, मैंने आपको कोई चाबी थोड़ी ट्रांसफर करी। चाबी दे के मैंने बाइक को ट्रांसफर किया ना। तो जब कोई एक चीज मैंने आपको डिलीवर किया इन टोकन फॉर समथिंग एल्स, किसी और चीज के लिए, तो वो हो गई आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मान लेते हैं आप दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फादर ने एक एक्टिवा, एक स्कूटी आपके होम टाउन से आपको भेजी ट्रेन में रखवा के। आपका दोस्त को भी रिक्वायरमेंट थी कि भैया मेरे को भी चाहिए, मेरे को चाहिए है, मुझे थोड़ा काम है, मुझे घूमना फिरना रहता है, काम रहता है, मुझे एक्टिवा चाहिए, स्कूटी चाहिए। तो आपके पास जो रेलवे रिसिप्ट है, जो रेलवे रिसिप्ट आप रेलवे वाले को दिखाएंगे, और जो आपके पापा ने रेलवे में लोड की है वो एक्टिवा, वो आपको रिसीव हो जाएगी। वो रेलवे रिसिप्ट आप अपने दोस्त को दे देते हैं कि लो ये रेलवे रिसिप्ट रखो, इसको रेलवे वाले को दिखाओगे तो वो एक्टिवा, वो स्कूटी आपको मिल जाएगी। तो बेटा ये जो आपने रेलवे रिसिप्ट अपने दोस्त को दी है, क्या ये रेलवे रिसिप्ट आपको दी है? नहीं, रेलवे रिसिप्ट के फॉर्म में
रेलवे रिसिप्ट के टोकन में आपने उसको अपनी वो एक्टिवा, अपनी वो स्कूटी का पोजीशन दिया है, एक्टिवा का ट्रांसफर किया है, तो इसको हम बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। आई होप क्लियर है। तो टाइप ऑफ डिलीवरी में हमने 3 प्रकार से डिलीवरी देख ली। एक्चुअल डिलीवरी, मैंने ये पेन आपको एक्चुअल में ट्रांसफर कर दिया, लो बेटा ये ले लो। एक्चुअल ट्रांसफर में क्या हुआ, गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, फिजिकली बायर को डिलीवर कर दिया, या फिर किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर किया जो कि एथोराइज्ड है बायर की बिहाफ में होल्ड करने के लिए। अगली है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कस्टडी में कोई बदलाव नहीं आया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब मेरा ये पेन राम के पास रखा हुआ था, ये पेन मेरा था, पर ये पेन मैंने आपको बेच दिया, पर ये पेन अभी भी राम के पास रखा है। मैंने बोला राम ये पेन अब तक मेरा था, लेकिन अब ये मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट का है। राम ने बोला हाँ सर मैं आपका ये पेन रखूंगा, ये पेन अब आपके स्टूडेंट का है, वो बाद में आके मुझसे ले जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ, क्योंकि विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी, कस्टडी में कोई चेंज नहीं आया। तीसरा सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब मैं कोई एक चीज आपको डिलीवर किया फॉर समथिंग एल्स, मैंने अपनी बाइक की चाबी दे दी लेकिन अपनी बाइक को आपको ट्रांसफर किया। तो ये 3 प्रकार की हो गई आपकी डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहां पे कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट क्या होती है, देखो, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन, जब वो उस कंडीशन में है दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी। जब बायर डिलीवरी लेने के लिए बाउंड है, जब वो गुड्स उस कंडीशन में है, तो हम उसको बोलेंगे वो डिलीवरेबल स्टेट में है। एग्जाम्पल, आप गए एक रेस्टोरेंट में और आपने रेस्टोरेंट में जाके फरमाइश कर दी कि भैया मेरे को पालक पनीर चाहिए, तो आपने पालक पनीर का ऑर्डर दे दिया किसी रेस्टोरेंट में जाके, किसी होटल में जाके। तो जब आपने उसको पालक पनीर का ऑर्डर दिया तो अभी तो पालक अलग रखी हुई है, वो पालक लाके आपको देगा, आप खा तो नहीं लोगे, गाय तो हो नहीं आप, पालक तो डायरेक्ट आप खाओगे नहीं। तो वो जो पालक अभी रखी हुई है, फ्रेश पालक, पालक के पत्ते, क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है? आपने पालक पनीर का ऑर्डर दिया है, क्या वो पालक डिलीवरेबल स्टेट में है? नहीं है। लेकिन वही जब शेफ उसको काट के, उसको प्रॉपरली फ्राई करके बना के, उसमें पनीर मिला के आपको जब प्लेट में लाके देगा, तब वो पालक पनीर क्या डिलीवरेबल स्टेट में है? तब वो डिलीवरेबल स्टेट में है। पर कच्चा पालक क्या डिलीवरेबल स्टेट में था? बिल्कुल नहीं था। तो डिलीवरेबल स्टेट तब मानी जाएगी, पढ़ो, गुड्स को बोला जाएगा डिलीवरेबल स्टेट में जब वो उस कंडीशन में है, व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन, जब वो उस कंडीशन में है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत उसकी डिलीवरी को लेने के लिए बाउंड हो जाए। पालक पनीर बन के आपकी टेबल में आ चुका है, प्रॉपरली कुक्ड होके, अब वो उस डिलीवरेबल कंडीशन में है कि अब वो आपको सर्व किया जा सकता है। कच्चा पालक आपको नहीं दिया जा सकता, तो जो कच्चा पालक रखा हुआ था वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था। एग्जाम्पल पढ़ो, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टिम्बर, टिम्बर बेटा वो होते हैं जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, उसको टिम्बर कहते हैं। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टिम्बर एंड मेक बंडल, वो लकड़ी के काट के बंडल बनाए जाते हैं जिसमें ठंड में हम आग जला के उसमें आग तापते हैं, आग सेकते हैं। तो जब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल टिम्बर एंड मेक बंडल देयर ऑफ, तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में माना जाएगा आफ्टर ए हैज पुट द गुड्स इन सच अ कंडीशन, जब ए ने उस कंडीशन में गुड्स को पहुंचा दिया है, मतलब टिम्बर को काट के उसका गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा बना के जब उसको रख दिया है, तब उसको डिलीवरेबल स्टेट में माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई गुड्स की डिलीवरेबल स्टेट। अगला टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, इसको हम समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए और समझिए, लॉ है, पढ़ना तो पड़ेगा।
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अच्छा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थोड़ा समझो। थोड़ा समझो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड्स, मतलब इसमें हम इंक्लूड करेंगे, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या क्या इंक्लूड करेंगे? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or is for authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive the goods thereby represented। आराम से, आराम से फिर से समझेंगे। अभी तो मैंने इसको रीड किया है ताकि एक आपके दिमाग में लाइंस और ये वर्डिंग्स थोड़ा दिमाग में आ जाए कि भाई इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल में। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? रेलवे की रिसिप्ट हो सकती है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, रेलवे रिसिप्ट, या ट्रक की बिल्टी हो सकती है, बिल ऑफ लैडिंग, ट्रक की बिल्टी। डॉक वारंट, डॉक वारंट मतलब जब समुद्र से आपका मतलब डॉक वारंट हो सकता है, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट हो सकते हैं। तो ये कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। अच्छा डॉक्यूमेंट का कौन सा डॉक्यूमेंट? जो कि टाइटल ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर मेरे पास रेलवे रिसिप्ट है और मेरा कोई सामान मुंबई से यहाँ जयपुर आ रहा है, मेरे पास रेलवे की रिसिप्ट है, तो मैं रेलवे रिसिप्ट दिखाऊंगा रेलवे वाले को, वो गुड्स मेरे को रिसीव हो जाएगा। तो रेलवे रिसिप्ट क्या है बताओ? रेलवे रिसिप्ट यहाँ पे क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, मतलब जो डॉक्यूमेंट उस गुड्स के टाइटल को शो करे, उस गुड्स के ओनरशिप या उस गुड्स को रिसीव करने के अधिकार को शो करे, वो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरा सामान मुंबई से जयपुर आ रहा है ट्रक से, अब मैं रेलवे वाले को वो रेलवे रिसिप्ट दिखाऊंगा तो वो गुड्स मेरे को मिल जाएगा। तो रेलवे रिसिप्ट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट? टाइटल ऑफ गुड्स, जो गुड्स के प्राप्त करने के अधिकार को शो करे, वो टाइटल ऑफ गुड्स हो गया ना। तो देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब वो डॉक्यूमेंट जो गुड्स को रिसीव करने के अधिकार का डॉक्यूमेंट है। फिर उसके ये एग्जांपल्स हैं, उसमें एक इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें बाकी भी कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है जो किसी गुड्स को रिसीव करने के अधिकार को शो करे। देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स यहां अंडरलाइन करो। प्रूफ ऑफ पोजीशन या प्रूफ ऑफ कंट्रोल, वो डॉक्यूमेंट जो गुड्स के ऊपर कंट्रोल का प्रूफ है कि वो गुड्स किसके कंट्रोल में रहेगा। अब रेलवे रिसिप्ट उस गुड्स, अब रेलवे रिसिप्ट मान लो मैंने आपको दे दी, तो आप अगर रेलवे अधिकारी को जाके वो रेलवे रिसिप्ट दिखाएंगे तो वो गुड्स आपको दे देगा ना, तो वो कंट्रोल ऑफ गुड्स का एक डॉक्यूमेंट हो गया ना। और फॉर एथोराइजिंग, या वो एथोराइज कर रहा है वो डॉक्यूमेंट, और परपोर्टिंग टू एथोराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी, मतलब रेलवे रिसिप्ट यदि अगर मैंने आपको दे दिया तो फिर वो गुड्स आप रिसीव कर पाओगे। मैं रेलवे के पास लेके गया, वो रेलवे रिसिप्ट लेके गया रेलवे के पास, तो वो गुड्स मैं रिसीव कर पाऊंगा। तो वो हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ठीक है, ये लिस्ट आप इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें और भी कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है जो किसी गुड्स के टाइटल को शो करे। ठीक है,
अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, आइए आपको समझाता हूं। एजेंट मतलब आप समझते हो, एजेंट मतलब कोई व्यक्ति जो प्रिंसिपल के बिहाफ में, मालिक के बिहाफ में काम कर रहा है। तो मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या हो गया, मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट, एक एजेंट है, हु इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो एक कस्टमरी मतलब एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, who in the customary course of business has as such agent authority, जिसके पास अथॉरिटी है, किस चीज की अथॉरिटी है, टू सेल गुड्स, गुड्स को बेचने की अथॉरिटी है, और टू कंसाइन गुड्स, कंसाइन मतलब गुड्स को कहीं भेजने की अथॉरिटी है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सेल के लिए, और टू बाई गुड्स मतलब इस एजेंट को गुड्स को खरीदने की भी अथॉरिटी है या पैसा उठाने की अथॉरिटी है, टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। ये मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन मेरा है, मेरा है ये मोबाइल फोन। अब मैंने बोला कि बेटा, मैंने बोला इसको, ये एक मेरा मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है राम, ये है मेरा दोस्त राम, ये एक मेरा दोस्त है राम। ये है राम, ये मोबाइल फोन है मेरा। मैंने बोला कि राम, तुम मेरे मोबाइल फोन को बेच सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम मेरे मोबाइल फोन को, मेरे गुड्स को बेच सकते हो या इसको बेचने के लिए कहीं भेज सकते हो। मैंने राम को बोला कि राम, ये मेरा मोबाइल फोन तुम बेच सकते हो या इसको बेचने के लिए कहीं कंसाइन कर सकते हो, भेज सकते हो। तो राम हो गया मेरा एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट। या मैंने राम को बोल दिया कि राम तुम एक काम करो बेटा, भाई राम एक काम करो कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, तो तुम मेरे लिए लैपटॉप खरीदो। मैंने अथॉरिटी दी कि तुम बाई करो लैपटॉप मेरे लिए, ठीक है, तो भी राम मेरा एजेंट है। या राम को मैंने बोल दिया कि राम, मेरा ये फोन को गिरवी रख के तुम मेरे को 5,000 का लोन ला के दो, तो मैंने राम को बोल दिया कि मेरे गुड्स की सिक्योरिटी लेकर मेरे लिए पैसा रेज करो मार्केट से। तो राम कौन हुआ, राम मेरा मर्केंटाइल एजेंट हो गया। तो इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ो, मर्केंटाइल एजेंट मींस मतलब एक एजेंट हु इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसके पास अथॉरिटी है, किस चीज की अथॉरिटी है, टू सेल द गुड्स, गुड्स को बेचने की, और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, या गुड्स को कंसाइन करने की, कहीं भेजने की सेल के लिए, या फिर टू बाई द गुड्स, गुड्स को खरीदने की भी अथॉरिटी है, या फिर टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स को गिरवी रखवा के पैसा उधार लेने की भी अथॉरिटी है। तो ये हो गया मेरा मर्केंटाइल एजेंट। आप समझ गए। तो मर्केंटाइल एजेंट में मैं हर चीज इंक्लूड नहीं करूंगा। क्या इंक्लूड करूंगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकार है गुड्स को बेचने का या गुड्स को बेचने के लिए कहीं भेजने का, या ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकार है मेरे बिहाफ में गुड्स को खरीदने का या मेरे गुड्स को गिरवी रख के मेरे लिए पैसा उधार लेने का, वो व्यक्ति कहलाएगा मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है। अब सच काइंड ऑफ एजेंट आर ऑक्शनियर और ब्रोकर। जो ब्रोकर्स होते हैं बेटा, जो दलाल होते हैं, वो मर्केंटाइल एजेंट है। क्यों? क्योंकि दलाल के पास, ब्रोकर के पास अधिकार है ना कि गुड्स को बेचने का। गुड्स उसका नहीं है, गुड्स किसी और का है, प्रिंसिपल का है, लेकिन ब्रोकर के पास अधिकार है गुड्स को बेचने का या गुड्स को खरीदने का या गुड्स को गिरवी रख के पैसा उधार लेने का। तो वो हो जाएगा मर्केंटाइल एजेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आपका स्टडी मटेरियल अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। आई होप आप मेरे साथ बने हुए हैं। आप मेरे इस वीडियो को 1x पे भी देख सकते हैं, 1.5x में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ लिंक रखेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे,
तो बेटा ये पूरा लॉ का जो सब्जेक्ट है ना सीए फाउंडेशन का, वो मैं आपके ब्लड में अंदर बिल्कुल डाल दूंगा और आपको ये सब्जेक्ट आपकी रगों में दौड़ेगा। और आप मजे से बैठो, आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो प्ले करना है, आपको वीडियो देखना है, आराम से चाय पीते हुए देखो, खाना खाते हुए देखो, रात को नींद नहीं आ रही है तो देखो। मैं आपको ये एश्योर करता हूं, अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं, ये सब्जेक्ट तो बेटा, मैं खुद सीए हूं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ये सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसे ही आपके दिमाग में डाल दूंगा, बट थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टी। समझते हैं प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे होता है, प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप। यहां प्रॉपर्टी वो वाला प्रॉपर्टी नहीं कि भाई मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पापा के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नहीं, यहां संपत्ति वाली प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी का यहां मतलब क्या है, ओनरशिप, मालिकाना हक। ओनर कौन है? अब प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप या फिर जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब पूरी ओनरशिप, रियल ओनरशिप, मालिकाना हक। तो प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप, ठीक है, और जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल ओनरशिप। अच्छा आगे पढ़ो। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब भी सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, द ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर की जाती है सेलर से बायर को, सेलर से बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मान लो मैं इस पेन को आपको सेल कर रहा हूं, तो इसकी जो ओनरशिप है, सेलर मैं हूं, वो आपको ट्रांसफर हो गई ना जब मैंने आपको बेच दिया। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई मतलब इस पेन की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर। आगे पढ़ो। इट मींस द जनरल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स एंड नॉट ओनली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। मतलब जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, एंड जनरल प्रॉपर्टी दैट इज ऑल ओनरशिप और ऑल राइट ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। मेरी बात समझो, जो जनरल प्रॉपर्टी है वो अलग होती है स्पेशल प्रॉपर्टी से। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। तो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी का मतलब यहां होता है गुड्स पर ओनरशिप, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब एक्चुअल ओनरशिप गुड्स की। और एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, वो कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब मान लेते हैं कि ये मेरा एक मोबाइल फोन है, मान लेते हैं क्या ये मोबाइल फोन है मेरा। अब मैंने बोला कि बेटा मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, 5,000 रुपए मेरे को उधार चाहिए। मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से, आपसे मैंने बोला बेटा मुझे 5,000 रुपए की मदद कर दो, मुझे 5,000 रुपए की नीड है, उधार चाहिए। बदले में गिरवी मेरा ये फोन रख लो, ये फोन मेरा गिरवी रख लो। आपने बोला ठीक है सर। तो बताओ, आप मुझे बताओ, ये फोन का ओनर कौन है, अभी कौन है? मैं हूं। इस फोन की प्रॉपर्टी किसके पास है? प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। मतलब इस फोन की जनरल ओनरशिप मेरे पास है, जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास है। पर मैंने आपसे 5,000 रुपए उधार लिया और आपको यह फोन गिरवी रखा। तो अब बेटा आपके पास क्या है ना, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल ओनरशिप आपके पास है। कैसे है? अगर मैं आपका 5,000 रुपए का उधार नहीं चुका पाया, तब आपके पास अधिकार है कि आप मेरा फोन बेचकर अपने 5,000 रुपए वसूल कर सकते हो। ऐसे तो ये फोन आपका नहीं है। मैंने बोला कि मैं आपको 10 दिन बाद 5,000 चुका दूंगा, ये फोन मेरा गिरवी है आपके पास। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी तो मेरे ही पास है ना, क्योंकि ये फोन मेरा है, इसकी ओनरशिप मेरे ही पास है। लेकिन आपके पास इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई। क्या स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई? कि अगर सर 10 दिन के अंदर आपका 5,000 ना चुका पाए,
तो 10 दिन के बाद आपके पास एक स्पेशल अधिकार आ जाएगा इस फोन को बेच के अपना 5,000 रुपए चुकता करने का। अदरवाइज आपके पास अधिकार नहीं है मेरा फोन बेचने का। इसकी जनरल प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही रहेगी। हाँ, स्पेशल प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। कंडीशन, अगर मैं उधार ना चुका पाऊं तो स्पेशल प्रॉपर्टी आपके पास है कि आप ये फोन बेच सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी का। पढ़ो, आपका स्टडी मटेरियल बोलता है जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्पेशल प्रॉपर्टी। दोनों अलग चीज है। एग्जांपल, इफ ए हु ओन सर्टेन गुड्स, ए के पास कुछ गुड्स हैं, उसने गिरवी रख दिए बी के पास। ए के पास उस गुड्स पर जनरल प्रॉपर्टी है, लेकिन बी के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई उस गुड्स पर। कब आ गई? किस एक्सटेंट के लिए आ गई? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एडवांस ही हैज मेड, जितना उसने ए को उधार दिया है। अगर ए रीपे नहीं कर पाया जो उसने उधार लिया है, तो बी के पास अधिकार होगा कि वो उसके गुड्स को बेच दे, अदरवाइज कोई अधिकार नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी। तो यहां प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुड्स पर ओनरशिप, और प्रॉपर्टी कौन सी? जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जनरल या स्पेशल? जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? कोई व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कब माना जाता है? आइए समझते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट तब माना जाएगा, मतलब दिवालिया, कंगाल। एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट या दिवालिया या कंगाल माना जाएगा जब व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट, जब वो अपना उधार चुकाना बंद कर दे। व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not। मतलब कोई व्यक्ति जब वो अपना कोई उधार ना चुका पाए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या जब उसका उधार ड्यू हो जाए और वो पे ना कर पाए, तो वो जो स्थिति है व्यक्ति की, उसको हम इंसॉल्वेंसी बोलेंगे कि व्यक्ति अब दिवालिया हो चुका है, व्यक्ति अब इंसॉल्वेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने डेट को नहीं चुका पा रहा। व्हेन ही सीजेस, जब वो बंद कर दे, सीज कर दे अपने उधार को चुकाना, अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना, जब वो बंद कर दे, या लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की स्थिति में ना रहे, जब वो लायबिलिटी ड्यू हो, तो उसे हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने इंसॉल्वेंसी का एक्ट किया है कि नहीं किया है। उसने जाके सरकार को ये एप्लीकेशन दी है कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे पास है कुछ भी नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने एप्लीकेशन दी है कि नहीं दी है। सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने लोन, अपनी लायबिलिटी, अपने डेट को चुकाना बंद कर दे या ना चुका पाए जब वो ड्यू हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको इंसॉल्वेंट मानेंगे। ठीक है। अगला है प्राइस। प्राइस क्या होता है? अब प्राइस का तो मतलब आपको पता ही है ना। प्राइस मतलब मनी कंसीडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। जब गुड्स की सेल होती है उसमें जो मनी कंसीडरेशन है वो उसका प्राइस है, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स। जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो उसका प्राइस है। ओके, ठीक है। अगला एक छोटा सा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब कि गुड्स की क्या कंडीशन है। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब गुड्स की क्या कंडीशन है। ठीक है। अब एक छोटा सा यहां पे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 4। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक चैप्टर है, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए, तो सेक्शन 4 क्या बोलता है इस एक्ट का? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों एक अलग अलग चीज है। सेल अलग चीज है और एग्रीमेंट टू सेल अलग चीज है, दोनों को अलग अलग समझेंगे। सेल में क्या होता है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। जो प्रॉपर्टी का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बताया था ओनरशिप। ओनरशिप बोला था ना प्रॉपर्टी का मतलब। तो यहां पे सेल का मतलब क्या हुआ? जब प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को, इमीडिएटली, तुरंत। सेल में क्या होता है? जो गुड्स की प्रॉपर्टी है, गुड्स की जो ओनरशिप है, वो सेलर से बायर को तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। तो ये है सेल। सेल एब्सोल्यूट होती है,
एब्सोल्यूट मतलब कि ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, ओनरशिप। वहीं एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में पढ़ो, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट। जब गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, और सब्जेक्ट टू कंडीशन या किसी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ट्रांसफर होगी, तो उसको मैं बोलूंगा एग्रीमेंट टू सेल। तो अब दोनों में बस एक ही अंतर है। सेल में क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि बेटा आप आए मेरे पास, आपने मेरे को 50 रुपए दिए, मैंने ये पेन आपको दे दिया, तो क्या हुआ, ये जो गुड्स है इसकी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो गई, तो ये सेल हो गया। मैंने 50 रुपए लिए, पेन आपको दिया, ये सेल हो गया। पर मैंने आपको बोला कि बेटा 10 दिन बाद मैं ये पेन आपको बेचूंगा, तो मतलब फ्यूचर में आप इसकी प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, इसकी ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। तो ये अभी जो हम दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि सर ये पेन मेरे को चाहिए, मैं 10 दिन बाद बेचूंगा, तो अभी जो हमारे बीच में समझौता हुआ है ये है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओनरशिप है गुड्स की वो अभी ट्रांसफर नहीं हो रही, वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। सेल में तो अभी ट्रांसफर हो गई, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, या फिर किसी कंडीशन के पूरा होने के बाद ट्रांसफर होगी। जैसे कंडीशन में क्या पूरा होना, मैंने आपको बोला कि बेटा अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लेते हो फिर मैं ये पेन आपको बेचूंगा, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी ना कि अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास नहीं हो पाओगे तो मैं ये पेन आपको नहीं बेचूंगा। तो अगर कोई कंडीशन के पूरा होने पर गुड्स की प्रॉपर्टी या गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो वो है फिर एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अच्छा एग्रीमेंट टू सेल हमेशा कंडीशनल होता है। कंडीशनल क्यों है, क्योंकि कंडीशन लग जाती है ना इसमें, एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, अब हमने दो कॉन्सेप्ट पर बात की थी। एक तो मैंने आपको बताया था सेल, सेल में क्या होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स की तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल समझाया था। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है ओनरशिप ऑफ जो गुड्स है ना, गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होती है किसी फ्यूचर की डेट पर या किसी कंडीशन के पूरा होने पर। ये मैंने आपको बताया था। सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, पर ये एक ही माँ के बच्चे हैं। इनकी माँ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये एक ही माँ के बच्चे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, या तो वो इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो वो सेल हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब भी हो सकता है जब वो एग्रीमेंट टू सेल है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ही ये दोनों हिस्से हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, एक एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा कब, व्हेन द टाइम लैप्स, जब वो टाइम लैप्स हो जाएगा। मैंने बोला था 10 दिन बाद मैं आपको ये पेन बेचूंगा, जब वो 10 दिन बीत जाएंगे, या मैंने बोला था कि आप सीए फाउंडेशन पास कर लोगे तो मैं पेन बेचूंगा, जब आप सीए फाउंडेशन पास कर लोगे, मतलब या तो जब समय बीत जाएगा या कंडीशन पूरी हो जाएगी, तो वो एग्रीमेंट टू सेल जो है ना वो सेल बन जाएगा। मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा जब समय बीत जाएगा या वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो अब हम ये चीज आगे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अभी फटाक से एक क्विक रिवीजन अगर मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा और क्या क्या पढ़ा, 1 मिनट में अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो वो इस तरीके से होगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ और हमारा टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले हमने देखा स्कोप ऑफ एक्ट, मतलब ये एक्ट के जो प्रोविजन है, ये एक्ट के जो प्रावधान है वो कहां कहां पे अप्लाई होते हैं। तो हमने देखा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, जहां पे सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है ना वहां पे इसके प्रोविजन लग जाएंगे। मतलब जब भी सेल ऑफ गुड्स की बात आएगी तब सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी एक स्थान से दूसरी स्थान तक मूव हो सकती है, जैसे ये पेन, ये कुर्सी, ये टेबल,
तो ये हो गए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस में लगेगा? मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल पर। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, जैसे लैंड या आपका मकान या आपकी दुकान, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ये एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये इसका स्कोप हो गया। फिर हमने देखा बायर कौन होता है, तो बायर मतलब वो व्यक्ति जो बाई करता है या एग्री टू बाई करता है, अ पर्सन हु बाई द गुड्स और हु एग्री टू बाई द गुड्स। सेलर मतलब क्या होता है? सेलर मतलब जो व्यक्ति सेल कर रहा है या सेल करने के लिए एग्री कर रहा है। सेलर मतलब अ पर्सन हु सेल द गुड्स और हु एग्री टू सेल द गुड्स, ठीक है। फिर हमने देखा बायर कौन होता है, तो सॉरी, फिर हमने देखा कि गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स का मतलब मैंने समझाया था एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। मूवेबल मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सके। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, दो चीजों को जाति से बाहर कर दिया। कौन सी दो चीजों को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर किया? एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, मनी गुड्स नहीं है, एंड इंक्लूड्स, और गुड्स में इंक्लूड कर लिया क्या क्या? स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक इन ट्रेड नहीं, स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स को गुड्स की डेफिनेशन में जोड़ लिया। ग्रास, जो गाय को चारा खिलाते हो। फसल, जो फसल धरती में उग रही है, या कोई भी चीज जो धरती का पार्ट है लेकिन उसे धरती से सेपरेट किया जाएगा बिफोर सेल या एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो सारे गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। एक्शनेबल क्लेम मैंने बताया था, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम मतलब क्लेम जो कि एनफोर्स किया जाता है किसी एक्शन के द्वारा या किसी लीगल केस के द्वारा, सूट के द्वारा। फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़े थे और इस चैप्टर में हमने देखा था, मैंने आपको समझाया था गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और मनी बाहर है गुड्स की डेफिनेशन में, इंक्लूड है शेयर्स एंड स्टॉक और ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप या कोई और चीज जो धरती का पार्ट है जिसे धरती से अलग किया जाएगा सेल के पहले। फिर मैं आपके पास आया था और मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया था। गुड्स के क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था 3 तरीके से कैटेगराइज किया है गुड्स को, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स। फील करके बताओ एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वो गुड्स जो ऑलरेडी अस्तित्व में है, जो ऑलरेडी मौजूद है। मैंने आपको समझाया था ये रिमोट क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्यों है बेटा? क्योंकि आज ये मौजूद है ना, तो जो गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में अभी वो गुड्स नहीं है, फ्यूचर में वो अवेलेबल हो जाएगा। मैंने बोला कि मैं गाय पालता हूं, अगले महीने मेरी गाय दूध देगी, तो अगले महीने जो दूध देगी वो मैं आपको बेचूंगा, तो आज की डेट में वो दूध नहीं है ना, तो वो दूध हो गए फ्यूचर गुड्स, क्योंकि वो फ्यूचर में आएगा। तीसरा मैंने बताया था बेटा आपको कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है? कंटिजेंट गुड्स का मतलब होता है कि उदाहरण के तौर पे मेरे 10 आईफोन मुंबई से आ रहे हैं, तो ट्रक में लोड होके आ रहे हैं, जब मुंबई से यहाँ पे 10 आईफोन आ जाएंगे जयपुर में, तो एक आईफोन आपको बेच दूंगा, तो रास्ते में ट्रक पलट भी सकता है। तो जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब एक अनसर्टेन इवेंट पे आधारित हो गए ना, तो वो हो गए हमारे कॉन्टिजेंट गुड्स, ठीक है। फिर मैंने बताया था एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 प्रकार के हैं, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। तो हमने बात की थी स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स का मतलब ये होता है कि जो गुड्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है एट द टाइम ऑफ सेल, उनकी पहचान कर ली गई है। मैंने आपको बताया था कि बेटा मेरे पास एक रिमोट है, एक मोबाइल है, एक पेन है, बॉटल है। आपने बोला था सर वो पेन हमको बेच दो, तो वो पेन जो है वो स्पेसिफिक हो गया ना, आपने पहचान कर ली कि आपने क्या खरीदना है, तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गया। फिर मैंने बताया था असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स का मैंने आपको बताया था जब कोई लॉट ऑफ गुड होते हैं, एक बंडल ऑफ गुड्स होता है, उसमें से आप जब कुछ छांट लेते हो तो वो असर्टेन गुड्स कहलाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, आप सब्जी मंडी में गए, 10 किलो आलू रखे हुए हैं, आपने बोला भैया 1 किलो आलू दे दो, फिर आपने 10 किलो आलू में से 1 किलो आलू छांट लिए, तो वो जो 1 किलो आपने अलग कर लिए वो हो गए असर्टेन गुड्स। तीसरा अनअसर्टेन गुड्स, एग्जाम्पल याद करो। अनअसर्टेन गुड्स मतलब वो होता है कि आपने पहचान नहीं कर पाए आप गुड्स की, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन से आपने गुड्स को आइडेंटिफाई किया। आप दुकान में गए, बोले भैया 1 पैकेट नमक दे दो, टाटा नमक, 100 पैकेट में से वो कौन सा 1 पैकेट उठा के लाएगा आपको नहीं पता, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो अनअसर्टेन है। अब 100 में से वो ये पैकेट भी उठा सकता था, ये वाला भी उठा सकता था, पर आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया ना, नेचर ऑफ गुड्स, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि टाटा सॉल्ट चाहिए मेरे को, तो वो हो गया आपका अनअसर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स मैंने बोल दिया, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब बाद में उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा फ्यूचर में।
फिर हमने बात कर ली थी यहाँ पे कंटिंजेंट गुड्स मतलब एक्विजिशन ऑफ गुड्स जो डिपेंड करते हैं किसी अनसर्टेन इवेंट पर, ठीक है। फिर डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म की बात की थी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब जब पोजीशन ऑफ गुड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा वॉलेंटरली, इच्छा से, तो उसे हम बोलेंगे डिलीवरी। डिलीवरी के कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? गुड्स फिजिकली ट्रांसफर होते हैं, फिजिकली डिलीवर होते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स की जो कस्टडी है, जो पोजीशन है, वो चेंज नहीं होती। When transfer of goods is affected without any change in the custody, कस्टडी में चेंज नहीं आ रहा है और एक्चुअल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, जैसे एक्नॉलेजमेंट से गुड्स को ट्रांसफर कर देना। तीसरा सिंबॉलिक डिलीवरी, मैंने क्या बोला? नीचे मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है, मैंने स्कूटर की चाबी आपको दे दिया, तो चाबी आपको डिलीवर करना मतलब मैंने आपको स्कूटर डिलीवर कर दिया। देखो, when there is a delivery of a thing in token of a transfer of something else, तो वो हो गई हमारी सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरेबल स्टेट में कब माना जाएगा गुड्स को? जब बायर उसको लेने के लिए बाउंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो डॉक्यूमेंट, जो कागजात किसी गुड्स के ऊपर टाइटल को शो कर दे, जैसे रेलवे रिसिप्ट, ठीक है, या ट्रक की जो बिल्टी होती है वो हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को सेल कर सकता है या गुड्स को कंसाइन कर सकता है, गुड्स को परचेज कर सकता है या गुड्स की सिक्योरिटी में डाल के पैसा उधार ले सकता है, तो उसको हम बोलेंगे मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बताया था, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। अब प्रॉपर्टी हमेशा जनरल प्रॉपर्टी कहलाती है, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं कहलाती, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी आपको डाउट आ रहे हैं या कोई चीज़ आपको दोबारा समझना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। साथ में मेरा नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप मेरे नंबर पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट के लिए या कोई भी गाइडेंस के लिए। आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें हम आगे का कंटेंट कवर करेंगे। थैंक यू।